हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के मेरे इस चैनल में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आज से 2026 की शुरुआत हो चुकी है और हम एमपी सेट पेपर 1 को कवर कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस नए वर्ष में हम नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ में जल्दी से जल्दी एमपी सेट पेपर 1 को कवर करेंगे। यूनिट 10 को मैंने पहले ही कंप्लीट करा दिया था। उसके बाद में मैंने यूनिट 1 जो टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित थी उसको भी कंप्लीट कराया और आज हम जो है शोध अभिवृत्ति जो यूनिट 2 है आपकी एमपी सेट पेपर 1 की उसको कवर करेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में एमपीपीएससी ने कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं और उसका पैटर्न क्या है, उसका तरीका क्या है पूछने का। जो पहला टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बने हैं, अनुसंधान का परिचय एवं चरण। तो आपको पता है कि रिसर्च जो है, रिसर्च में पहले से खोज की गई चीज़ों को ही पुनः खोजा जाता है, इसीलिए उसका नाम भी क्या है, रिसर्च है। और इसमें यह जो है एक प्रकार का व्यवस्थित, तार्किक, वैज्ञानिक और प्रमाण आधारित शोध होती है। इसमें हमको ये ध्यान रखना रहता है कि हमारी समस्या क्या है, उस समस्या का समाधान इसमें बेहतर तरीके से किया जाता है और प्रासंगिक तथ्यों का संकलन हम करते हैं और विवेकपूर्ण तरीके से उसका अध्ययन करते हैं, एनालिसिस करते हैं और उसके परिणाम स्वरूप जो भी निष्कर्ष निकलता है वही हमारे प्रकाशन का हिस्सा होता है। तो आपको शोध के बारे में मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आप देख लीजिए कि 2024 में जो है कौन कौन से क्वेश्चन आपके बने हैं। तो अनुसंधान का जो पहला चरण है उसमें पूछा गया था, तो इसका आंसर होता है आपका समस्या की पहचान करना। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर इसके बाद में पुराने जो भी आपके ग्रंथ हैं हम उनको स्टडी करेंगे और उसमें जो भी कमी है, उसमें जो भी गैप है आपका, उसको दूर करने के लिए हम हाइपोथेसिस परिकल्पना निर्माण करेंगे, फिर रिसर्च डिजाइन करेंगे और उससे संबंधित जो डेटा है उसको हम कलेक्ट करेंगे, डेटा को एनालिसिस करेंगे और उसी के बेसिस पर हम अपनी रिपोर्ट का लेखन करेंगे। फिर प्रकाशन के माध्यम से हम इसको प्रकाशित कराएंगे। 2024 में एक दूसरा प्रश्न पूछा गया था, शोध कार्य का खाका या ब्लूप्रिंट क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होता है शोध डिजाइन, है ना। शोध डिजाइन जो है, जैसे आप मकान बनाते हो तो सबसे पहले आपको मकान का नक्शा बनाना पड़ता है, उसमें क्या, कहाँ, कब, कितना और किस माध्यम से डेटा एकत्र किया जाएगा इसकी भी योजना उसमें रहती है। एक तरीके की पूरी प्लानिंग जो है वो नक्शे में आपकी रहती है और इसी को हम कहते हैं शोध डिजाइन, है ना। इसमें ब्लूप्रिंट आपका तैयार किया जाता है। फिर 2022 में एक क्वेश्चन आया, शोध प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा है। तो अभी मैंने आपको बताया कि व्यापक क्षेत्र की पहचान, है ना। तो कभी कभी समस्या की पहचान से पहले भी आपको क्या है, एक ब्रॉड एरिया का चयन करना पड़ता है ना। जैसे कि पहले आप तय करते हैं कि फिजिक्स में शोध करना है, फिर क्वांटम मैकेनिक्स की आप समस्या को चुनते हैं। तो फिजिक्स में जैसे आपकी ब्रांचेस है ना, क्वांटम मैकेनिक्स और आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स। तो हमें क्वांटम मैकेनिक्स की यदि कोई समस्या को सॉल्व करना है तो हमें सबसे पहले उसके व्यापक क्षेत्र की पहचान करनी पड़ेगी कि वो किस क्षेत्र के अंतर्गत समस्या आती है ना। तो क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स का पार्ट है, तो इसलिए फिजिक्स क्या कहला जाएगा, एक ब्रॉड एरिया कहला जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अभी हम जब शोध प्रक्रिया के चरण पढ़ेंगे तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद में 2022 में एक क्वेश्चन बना था कि शोध करने में सबसे तार्किक क्रम क्या है ना। तो उसमें एक क्रम पूछा था आपसे कि सबसे पहले क्या आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, है ना। तो जैसे कि अभी यहाँ ऊपर दिया था, आपने देखा कि समस्या की पहचान करना, फिर लिटरेचर का रिव्यू करना, है ना। तो ये पूरी एक प्रोसेस है ना, जहाँ पर आप अनुसंधान की प्रक्रिया को संपन्न करते हो। तो पूरी प्रोसेस में आपको जो है अलग अलग चरणों से गुजरना पड़ता है। फिर आप अगला देखिए, 2018 में एक क्वेश्चन आया कि हाइपोथेसिस क्या है ना। तो इसका करेक्ट आंसर था सभी सही है ना। हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव सॉल्यूशन है, अस्थायी समाधान है और इसके बारे में हम डिटेल में अभी जो है देखेंगे। फिर अनुसंधान के प्रकार, इससे बहुत सारे प्रश्न आपके बने हैं। तो कई तरीके के अनुसंधान के प्रकार होते हैं, है ना। जैसे व्यवहारिक अनुसंधान होता है, बौद्धिक अनुसंधान होता है ना। इसके अलावा राष्ट्रीय विज्ञान जो फाउंडेशन है उसने भी कई तरीके बताए हैं अनुसंधान के। मूलभूत होता है, फंडामेंटल, है ना। एक प्रयोगात्मक अनुसंधान होता है। फिर एडवर्ड क्रॉनबैक ने भी कई सारे इसके प्रकार बताए हैं ना। आलोचनात्मक अनुसंधान होता है, प्रविधि अनुसंधान होता है, एक सर्वेक्षण भी अनुसंधान का ही प्रकार है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। कोई भी जो आप शोध करते हो ना, तो जो स्टैंडर्ड रिसर्च आपकी होती है वो 3 उसके मेनली घटक होते हैं उसमें। एक तो सबसे बड़ी बात क्या है कि ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, दूसरी क्या है कि उसकी रिलायबिलिटी होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए। आपके जो भी शोध आप कर रहे हो वो आंकड़े आपके क्या होने चाहिए, विश्वसनीय होने चाहिए और उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। दैट मीन्स आप उसको प्रमाणित कर सकें, है ना। तो अनुसंधान के प्रकार में बहुत सारे प्रकार आपके शामिल होंगे। इससे एक क्वेश्चन आया था कि प्रायोगिक अनुसंधान में नियंत्रण शब्द किसका उल्लेख करता है। तो इसमें प्रयोगात्मक स्थितियों को रोकना, है ना, ये इसका करेक्ट आंसर होता है। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के घटक हैं, घटकों से भी क्वेश्चन आते हैं। हर एक रिसर्च के अलग अलग घटक होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, तो वो आपको तैयार करना पड़ेगा। जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के 3 कंपोनेंट है मेनली। एक होता है मैनिपुलेशन, जो कि स्वतंत्र चर होता है जिसमें आप बदलाव कर सकते हो। जैसे हम कहें कि एक पौधे के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो, तो पौधे में जो आप पानी डाल रहे हो तो पानी की मात्रा को आप बदल सकते हो। तो वो एक आपका क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, स्वतंत्र चर हो जाएगा, है ना। और इसके बाद में आप जो बाहरी चर हैं उनको आप क्या करोगे, रोकोगे, कंट्रोल करके रखोगे। जैसे धूप की जो मात्रा है ना, या मिट्टी की जो मात्रा है उसको आप एक लेवल पर बना करके रखोगे, तो कंट्रोल करना उसको कहलाएगा, है ना। तो ये इस तरीके से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आपकी होती है। एक होता है रैंडमाइजेशन या यादृच्छिक चयन।
फिर आगे आप आइए, 2022 में एक क्वेश्चन बना था, औपचारिक शिक्षा के बारे में जनजातीय लोगों की धारणा अध्ययन किस प्रकार का है ना। तो जब हम कल्चर से संबंधित, ट्रेडिशन से संबंधित, है ना, या जनजातियों से संबंधित जब हम उनकी धारणा का अध्ययन करते हैं, उनकी संस्कृति का अध्ययन करते हैं, तो इसको इथनोग्राफिक कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इथनोग्राफिक कहा जाता है ना। तो जनजातीय संस्कृति समाज का अध्ययन जो है इथनोग्राफिक आपका कहलाता है। इसके अलावा भी एक्चुअली में कई टाइप इसके होते हैं। जैसे एक टाइप जो है वो घटना क्रिया विज्ञान कहलाता है, फिनोमिनोलॉजी कहलाता है ना, जो कि एक्चुअली में अनुभव पर बेस्ड होता है ना, और धारणा पर बेस्ड होता है। जैसे हम कहें कि भाई कोविड के दौरान डॉक्टरों की जो मानसिक अनुभव था वो कैसा था, उस पर हमें रिसर्च करना है, तो वो घटना क्रिया विज्ञान पर आएगा, है ना। मतलब कि जो मानसिक अनुभव है वो किस पर बेस्ड था आपका, घटना जो घटित हुई है उस पर बेस्ड रहता है। तो ये रिसर्च का एक प्रकार होता है। फिर इसके बाद में एक जो है हार्थोन प्रभाव भी आपका कहलाता है, हार्थोन प्रभाव, है ना, हार्थोन प्रभाव। इसको अपन आगे देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। 2018 में भी एक क्वेश्चन आया था इसमें कि कौन सी शोध सर्वेक्षण एवं तथ्य खोजक जांच का प्रकार है ना। ये टर्म यदि आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। फैक्ट फाइंडिंग नेचर किस प्रकार की शोध या सर्वेक्षण के प्रकार का हिस्सा है, तो आपका विवेचनात्मक का आएगा, डिस्क्रिप्टिव का आएगा, है ना। और ये वर्णन करता है कि इसमें चरों पर शोधकर्ता का नियंत्रण नहीं होता, जैसे कि आपका जो है जनगणना। इसमें मेनली जो है फैक्टों को फाइंड करने के लिए ही ध्यान इसमें दिया जाता है। ये डिस्क्रिप्टिव शोध का हिस्सा है। फिर अगला देखिए, अनुभवात्मक शोध या एम्पिरिकल रिसर्च, इसके घटक, महत्वपूर्ण घटक क्या है, तो ये अवलोकन या प्रयोग से आपका सत्यापित होता है। और केवल सिद्धांतों पर नहीं बल्कि ठोस सबूतों, एविडेंस और अनुभव या अवलोकन पर आपका आधारित होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एम्पिरिकल रिसर्च होती है उसके लिए ठोस सबूत या एविडेंस आपके होने चाहिए। फिर सघन विश्लेषण से एक क्वेश्चन आया था आपका, इंटेंसिव कैरेक्टर से रिलेटेड, है ना, केस स्टडी से संबंधित था वो। समंकों का एकत्रीकरण करना क्या कहलाता है ना, ये क्वेश्चन आया था। डेटा संग्रह और सर्वेक्षण से संबंधित भी क्वेश्चन आया 2024 में। इसमें पूछा गया था कि जो प्रारंभिक सर्वेक्षण है, प्राइमरी सर्वे है, उसको मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होता है पायलट सर्वेक्षण, है ना। जब जैसे शोध की जो योजना है बहुत व्यापक हो और बहुत खर्चीली हो, तो ऐसी स्थिति में सरकार कंप्लीट शोध ना करा करके एक पायलट सर्वेक्षण आपका कराती है, जिसे हम फिजिबिलिटी स्टडी भी कहते हैं। ये मुख्य रिसर्च से पहले ये जांचने के लिए की जाती है कि जो टूल्स या प्रश्नावली आदि है वो सही काम कर रहे हैं या नहीं, है ना। क्योंकि इसके इतने बड़े स्तर पर यदि ये पैसा खर्च किया जा रहा है तो ये आवश्यक हो जाता है ना कि उसको पहले टेस्ट कर लिया जाए, है ना। तो ये पायलट स्टडी आपकी कहलाती है। फिर पायलट सर्वेक्षण क्या है, प्रश्नावली में सुधार हेतु किया गया परीक्षण, है ना। यह प्रश्न एक ही पेपर में तो अलग अलग रूपों में इसको पूछा गया था, है ना। इंपॉर्टेंट बनता है आपका। दूसरों द्वारा एकत्रित किए गए, संकलित किए गए समंक के स्रोत क्या कहलाते हैं, ये द्वितीयक समंक या सेकेंडरी डेटा आपका कहलाता है ना। उसमें शोधकर्ता खुद जुटाता है प्राइमरी डेटा को, जबकि सेकेंडरी डेटा जो है वो गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, बुक्स और जर्नल्स या सेंसस के माध्यम से आपको मिलते हैं। 2022 में ही क्वेश्चन आया, कौन सा द्वितीयक समंकों का स्रोत नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होता है अप्रत्यक्ष मौखिक साक्षात्कार। आपको पता है कि जो मौखिक साक्षात्कार है वो प्राइमरी आपका डेटा है, प्राइमरी समंक है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाता। फिर डेटा विश्लेषण और सांख्यिकी से क्वेश्चन बने हैं 2024 में। कंप्यूटर समंक विश्लेषण में पहला कदम क्या पता होना चाहिए, तो समंक संगठन और कोडिंग इसका करेक्ट आंसर होता। निम्नलिखित में से कौन सा गैर पैरामीट्रिक परीक्षण है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, तो इसका आंसर होता मध्यिका परीक्षण। ये सारे आपके जो है डेटा एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं, और ये आपने 7th यूनिट में भी अपन ने पढ़े हैं। फिर इसके बाद में 2022 में SPSS का फुल फॉर्म पूछा गया था, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस। ये एक प्रकार का डेटा विश्लेषण का सॉफ्टवेयर होता है ना। कुछ अन्य टूल्स भी आप याद रख सकते हो, R, पाइथन, एक्सेल, SAS, है ना। फिर शोध रिपोर्ट और नैतिकता के ऊपर आपके क्वेश्चन बने हैं। शोध रिपोर्ट लेआउट के 3 मुख्य घटक क्या हैं, तो परिचय, विधियां और परिणाम इसका करेक्ट आंसर होता। फिर सही और गलत आचरण के सिद्धांत को क्या कहा जाता है, तो नीति शास्त्र। उद्धृत अध्ययनों की सूची को क्या कहते हैं, है ना, तो इसका करेक्ट आंसर होता है संदर्भ सूची। अब इसमें देखिए 2 चीजें लिखी हैं, एक है रेफरेंस और दूसरा होता है बिब्लियोग्राफी, है ना। रेफरेंस को हम बोलते हैं संदर्भ सूची और बिब्लियोग्राफी को हम कहते हैं संदर्भ ग्रंथ सूची। होता क्या है कि जब कोई रिसर्चर रिसर्च करता है तो वो अपनी थीसिस में यदि रेफरेंस बुक्स का उल्लेख भी बीच बीच में अपने अलग अलग चैप्टर्स के पीछे साइड करता चले, तो जिसमें कि वो ये बताने का प्रयास करता है कि हमने जो है यहाँ से ये चीज़ें आपकी उठाई हैं, तो वो कहलाती है आपकी संदर्भ सूची। जबकि जो बिब्लियोग्राफी होती है वो संदर्भ ग्रंथ सूची आपकी पूरी रिसर्च कंप्लीट होने के बाद में आप पीछे साइड इसको लिखा जाता है, और इसका मतलब ये नहीं होता कि यहाँ से आपने चीज़ें उठाई हैं, बस आप ये बताना चाहते हो कि हमने इन बुकों के माध्यम से पढ़ा है, और एक संदर्भ के रूप में आप दूसरे लोगों को सजेस्ट कर सकते हो कि यहाँ से ये आप इसके विषय में और डिटेल में जानकारी ले सकते हो। तो ये तकनीकी अंतर भी आपको पता होना चाहिए ना, ये MPPSC का पार्ट आपका बनेगा। ये वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया आंसर के साथ में। प्रारंभिक सर्वेक्षण को अक्सर क्या कहते हैं, है ना, तो पायलट सर्वेक्षण। ये आप बाद में लगा लीजिएगा इनको कंप्लीट, मैंने इसके साथ में ही डिटेल आंसर वाले पहले ही डिस्कस कर लिए, है ना। तो ये सब आपके क्वेश्चन आए हुए हैं।
चलिए अब हम देख लेते हैं, शुरू करते हैं हम शोध से, है ना। शोध क्या कहलाता है आपका, तो आपको पता है कि शोध क्या कहलाता है। शोध एक तरीके का व्यवस्थित, तार्किक, है ना, वैज्ञानिक और प्रमाण आधारित प्रक्रिया है जिसमें हम खोजी गई चीज़ों पर ही कुछ नया रिसर्च करने का प्रयास करते हैं, उनको वापस से खोजते हैं और उसमें कुछ नया जोड़ते हैं, है ना, नए नए सिद्धांत डेवलप करते हैं, और ये विकास की प्रक्रिया का क्या है, मुख्य आधार है। तो आपको पता होना चाहिए कि अनुसंधान जो है मानव की प्रगति के लिए आवश्यक है, और अनुसंधान जो है किसी सोउद्देश्य निर्दिष्ट समस्या को आधार बना करके क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित लेखन और परीक्षण के द्वारा बेहतर और नवीन और सामयिक ज्ञान की जो खोज है वो आपका अनुसंधान कहलाएगी। अनुसंधान की परिभाषाएं अलग अलग वैज्ञानिकों ने, विद्वानों ने अलग अलग तरीके से बताई हैं। जैसे रेडमैन और मोदी के अनुसार क्या है, शोध नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया गया एक व्यवस्थित प्रयास है। तो आपको मुख्य कीवर्ड क्या ध्यान में रखना है कि जो रेडमैन की परिभाषा है उसमें आपका नवीन ज्ञान और व्यवस्थित ज्ञान के बारे में चर्चा हो रही। तो जब आप ट्रिक से याद रख सकते हो कि आप नया ज्ञान कब प्राप्त करोगे, जब आप उसके लिए क्या रहो, रेडी रहो, है ना। तो रेडमैन ने क्या दिया है कि नवीन ज्ञान, है ना, और व्यवस्थित ज्ञान, है ना, ये जो है इससे संबंधित है इसकी परिभाषा। फिर क्लिफर्ड बूडी ने क्या कहा है कि शोध में समस्याओं को परिभाषित और पुनः परिभाषित करना, परिकल्पना बनाना, डेटा एकत्र करना और निष्कर्ष करना शामिल है। तो इसमें शोध में हम जो भी समस्याएं होती हैं उनको हम क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। और एक शोध एक लंबी प्रक्रिया है। अभी अपन ने देखा ना कि शोध के कई सारे चरण होते हैं जिसमें समस्या की पहचान करना आपका होता है, लिटरेचर रिव्यू होता है, हाइपोथेसिस होता है। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है ना। तो क्लिफर्ड बूडी ने प्रक्रिया के लंबी होने की यहाँ पर बात कही परिभाषा में। और वुड, आपको पता भी है कि वुड जो होता है आपका जंगल होता है, जंगल में रास्ता ढूंढना एक लंबी प्रक्रिया है ना। तो आप याद रख सकते हो कि जो क्लिफर्ड बूडी है उन्होंने शोध की प्रक्रिया से संबंधित परिभाषा दी, और उन्होंने बताया कि ये आपकी जो शोध है वो क्या होती है, डिफाइनिंग और रीडिफाइनिंग आपकी प्रक्रिया होती है, लंबी प्रक्रिया होती है। सीआर कोठारी के अनुसार क्या है, शोध किसी विशिष्ट विषय पर प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक और व्यवस्थित खोज है ना। तो सीधा अपन को केवल टर्म पकड़ना है, वैज्ञानिक और व्यवस्थित खोज। तो आपको पता है कि कोठारी सर का काम सबसे ज्यादा व्यवस्थित था, है ना। कोठारी आयोग शिक्षा से संबंधित कमीशन था, और उनका काम कैसा था, बहुत ज्यादा वैज्ञानिक और व्यवस्थित था। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। फिर JW बेस्ट ने क्या परिभाषा दी है, शोध अधिक औपचारिक, व्यवस्थित और गहन प्रक्रिया है जिसमें वैज्ञानिक विधि, साइंटिफिक मेथड और विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। तो वैज्ञानिक विधि जो होती हैं हमेशा से ही बेस्ट होती है ना। आपको पता है कि जो बेस्ट है वही आपका साइंटिफिक है। तो इस तरीके से आप ट्रिक से याद रख सकते हो कि वैज्ञानिक विधि है ना, जिसमें विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। PV यंग ने क्या कहा, शोध एक व्यवस्थित विधि है जिसका उद्देश्य नए तथ्यों की खोज करना और पुराने तथ्यों का सत्यापन करना है ना। तो नए तथ्यों की खोज और पुरानों का सत्यापन जो है ये PV यंग की परिभाषा है। तो यंग लोग हमेशा क्या करेंगे, नई चीजें खोजेंगे। ये ट्रिक से आप याद रख सकते हो। स्लिंगर और स्टीफेंसन ने क्या कहा, शोध वस्तुओं, संकल्पनाओं या प्रतीकों का हेरफेर है ताकि ज्ञान का नॉर्मलाइजेशन किया जा सके, सामान्यीकरण किया जा सके। ये एक प्रकार का क्या है, मैनिपुलेशन है, चीजों को हेरफेर करना। तो ये स्टीफेंसन की परिभाषा है। एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी ने क्या कहा कि किसी भी ज्ञान की शाखा में नवीन तथ्यों की खोज के लिए सावधानी पूर्वक की गई जांच पड़ताल ही शोध है ना। तो डिक्शनरी पढ़ने के लिए हमेशा हमें केयरफुल रहना पड़ता है। तो सावधानी जांच से संबंधित जो टर्म है वो एडवांस लर्नर डिक्शनरी की परिभाषा में आती है। फिर इसके बाद में हम आते हैं शोध के प्रकारों के ऊपर। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो शोध है उसको व्यवहारिक आधार पर और बौद्धिक आधार पर तो विभाजित किया ही गया है। और इसके अलावा भी राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन और एडवर्ड क्रॉनबेक ने भी शोध के कई प्रकार बताए हैं, है ना। जिसमें अब आप देखिए सबसे पहला होता है फंडामेंटल या मूलभूत शोध। नाम में ही लिखा हुआ है कि ये एक तरीका बिल्कुल फंडामेंटल है। इसमें प्योर रिसर्च आपकी होती है। इसमें सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है और ज्ञान के लिए ज्ञान या व्यापकता के लिए ये काम किया जाता है। जैसे हम कहेंगे ना कि मकान बनता है तो जो उसकी नींव होती है वो उसका फंडामेंटल होती है ना। तो उसी से जुड़ा हुआ ये आपका क्या है, शोध है। इसका मुख्य उद्देश्य ज्ञान के भंडार में वृद्धि करना और नए सिद्धांतों का निर्माण करना है। इसका तुरंत कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं होता है ना। जैसे न्यूटन ने जिस समय पर अपने नियम डेवलप किए थे तो उस समय पर उनकी उपयोगिता नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे क्या है उनकी उपयोगिता संसार को पता चलने लगी। सिद्धांत निर्माण और ज्ञान के लिए ज्ञान या व्यापकता है ना। फंडामेंटल क्या है, फाउंडेशन है, यह केवल नए नियम आपके बनाता है। ये पहला प्रकार हो जाएगा। फिर आपका क्या है, व्यवहारिक अनुप्रयोग है ना, अप्लाइड रिसर्च। तो जब हम मौलिक शोध के सिद्धांतों का उपयोग किसी व्यवहारिक समस्या को हल करने के लिए करते हैं तो इसका जो है एरिया बढ़ जाता है। अब ये बड़े स्तर पर समाज या राष्ट्र की समस्याओं के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए अप्लाइड रिसर्च का इस्तेमाल होता है। सिद्धांतों का अनुप्रयोग करना, अप्लाई करना, यानी जो नियम बने हैं उन्हें समस्या पर क्या करना, लागू करना। तीसरा होता है क्रियात्मक शोध। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, है ना, एग्जाम के लिए भी। जैसे किसी संस्था जैसे स्कूल कॉलेज की तात्कालिक इमीडिएट समस्या को सुधारने के लिए किया गया ये शोध या चक्र है ना। जैसे हम कहें कि जो बच्चे हैं वो आपके होमवर्क करके नहीं लेकर के आ रहे हैं, तो ये स्कूल की पर्टिकुलर क्लास की एक तात्कालिक समस्या है, इमीडिएट प्रॉब्लम है। अब इसमें टीचर क्या करेंगे, टीचर इसमें प्लान बनाएंगे कि जो बच्चा होमवर्क करके लेकर के आएगा उसको हम क्या करेंगे, एक चॉकलेट देंगे। फिर इसके बाद में टीचर ये ऑब्जर्व करेगा कि ऐसा करने पर कितने बच्चे होमवर्क करके लेकर के आ रहा है,
और उसी के अनुरूप यदि उसमें सुधार हो रहा है तो ठीक, नहीं तो प्लान को क्या किया जाएगा, बदला जाएगा, है ना। तो रिफ्लेक्ट क्या होता है ये देखा जाएगा। तो ये इसमें तात्कालिक समस्या को दूर करने के लिए क्रियात्मक शोध में ये 4 इसमें टर्म आती हैं। पहला आता है प्लान, दूसरा होता है एक्ट, तीसरा ऑब्जर्व और चौथा आपका क्या आएगा, रिफ्लेक्ट आएगा, है ना। तो ये चीज़ है। फिर इसके बाद में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पर आते हैं, प्रयोगात्मक शोध। तो आपको पता है कि प्रयोग करने के दौरान जो वेरिएबल्स होते हैं, चर होते हैं, उनको नियंत्रित करके कारण और प्रभाव को देखा जाता है और उसमें मैनिपुलेशन भी आपका किया जाता है कि जैसे आप केमिस्ट्री की लैब में जब आप रिसर्च करते हो तो उसमें एक केमिकल में जब आप दूसरा केमिकल मिलाते हो तो कम ज़्यादा करके आप देखते हो कि आखिरकार क्या प्रभाव हो रहा है ना, कुछ परिस्थितियों को आप कंट्रोल करके रखते हो। तो एक केमिकल डालने से क्या धमाका हुआ लैब में, जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का पार्ट कहलाएगी। फिर वर्णनात्मक शोध आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और इसमें क्या है कि इसमें क्या है का वर्णन आपका करते हैं अपन। इसमें शोधकर्ताओं का चरों पर कोई नियंत्रण नहीं होता, यह केवल स्थिति का वर्णन करता है ना। करंट में स्टेटस क्या है, सर्वेक्षण करना है ना, उसका वर्णन करना, डिस्क्राइब करना, जैसा है वैसा ही बता देना, ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहलाएगी। फिर घटनोत्तर शोध, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, है ना। जैसे आपको पता है कि कोविड-19 की घटना घटित हो चुकी है, उसके बाद में जब उसकी रिसर्च करी गई तो ये किसका पार्ट कहलाएगा, घटनोत्तर शोध का हिस्सा कहलाएगा। जो घटना घट चुकी है उसके बाद उसका अध्ययन करना, है ना। पोस्टमार्टम आपका घटना घटित होने के बाद में आप जांच करते हो, है ना। तो ये है अन्वेषणात्मक शोध, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। जब किसी समस्या के बारे में बहुत कम जानकारी हो तो उसे समझने के लिए किया गया जो शुरुआती छोटा शोध है उसको पायलट स्टडी आप कहते हो। और इसमें हालांकि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में कई सारी चीज़ें शामिल हैं, पायलट स्टडी, फिजिबिलिटी और नई अंतर्दृष्टि, एक्सप्लोर करना या नशे में आप नई जगह आप ढूंढते हो, है ना। तो ये इसका उदाहरण आपका हो सकता है। शोध के प्रकारों में आप देख लीजिए, मुख्य कीवर्ड आपको क्या याद रखना है, उदाहरण से अपन समझ लेते हैं। जैसे मौलिक शोध है फंडामेंटल रिसर्च, है ना। फंडामेंटल रिसर्च शुरुआत में तो आपके काम में आएगी नहीं, है ना, तो ये व्यवहारिक रूप से तो उपयोगी नहीं है ना। लेकिन ये क्या करती है, सिद्धांत का निर्माण करती है, ज्ञान में वृद्धि करती है ना। जैसे न्यूटन द्वारा गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज करना, सिर्फ नियम खोजना, उसका उपयोग लेकिन अभी नहीं हो रहा। फिर व्यवहारिक शोध क्या है, अप्लाइड रिसर्च, समस्या समाधान इसका मुख्य उद्देश्य होता है ना। नियमों का क्या किया जाता है, इसमें अनुप्रयोग किया जाता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण के नियमों का उपयोग करके हमने क्या बना दिया, हवाई जहाज या रॉकेट बना दिया, ठीक है, या नियम का प्रयोग करके कोई मशीन बना दी। क्रियात्मक शोध, एक्शन रिसर्च, इमीडिएट समस्याएं जो आपकी होती हैं, तात्कालिक समस्याएं स्कूली संस्थाओं में सुधार के लिए, ये एग्जाम का पार्ट आपका बन सकता है, ध्यान रखिएगा इसमें, है ना। जैसे शिक्षक ये शोध करता है कि कक्षा के छात्र गणित में कमजोर क्यों हैं। अब उसने क्या किया, सबसे पहले प्लान बनाया, है ना, और इसके बाद में वो क्या करेगा, स्टडी करेगा पूरा, है ना, एक्ट करेगा, और फिर उसमें उसके अनुरूप यदि उसको अपनी शिक्षण विधि बदलना रहता है तो वो उसमें चेंज कर देगा। फिर ये देखेगा कि रिफ्लेक्ट क्या होता है। तो ये PAOR मेथड आप याद रखिएगा, है ना। प्रयोगात्मक शोध, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इसमें कारण, प्रभाव और नियंत्रण पर ध्यान दिया जाता है ना, ठीक है। जैसे हम कहें कि एक पौधे को हम जो है यदि हम पानी डाल रहे हैं तो पानी क्या है, एक्चुअली में कारण है, और प्रभाव किस पर पड़ता है, पौधे की लंबाई पर प्रभाव पड़ रहा है ना। और नियंत्रण करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, मिट्टी है और आपका जो धूप है, सूर्य का प्रकाश है, ये क्या कर रहा है, उसको रेगुलेट कर रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहलाएगी, जिसमें हमें चरण दर चरण हमें उस पर लगातार ध्यान बनाए रखना पड़ता है। उदाहरण क्या है, जैसे कोविड वैक्सीन के कारण लगाने से मरीज की इम्यूनिटी पर क्या असर हुआ, है ना, तो लैब में टेस्ट करना, तो ये चीज़ आएगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। वर्णनात्मक शोध, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है ये, 2024 में मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, इसके सिर्फ डेटा इकट्ठा करके बताना, उसकी व्याख्या करना, ये कहलाएगा आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, है ना। तो सर्वे किसका पार्ट है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का, है ना। फैक्ट फाइंडिंग कौन सी रिसर्च कहलाएगी, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहलाएगी, है ना, क्योंकि फैक्ट आप किसमें इकट्ठे कर रहे हो, सर्वे तो आप कर रहे हो ना इसी में। घटनोत्तर शोध क्या कहलाता है, घटना के बाद नियंत्रण नहीं केवल प्रभाव देखा जाएगा इसमें, ना, नियंत्रण कारकों से मतलब नहीं। जैसे भोपाल गैस त्रासदी वहाँ पर हो चुकी है, तो बच्चों के स्वास्थ्य पर अब इसका क्या असर पड़ा, है ना, तो प्रभाव देखा जाएगा इसमें। फिर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, पायलट स्टडी, कम जानकारी नई समझ विकसित करना। शुरुआत में जब कोरोना आया था तो वैज्ञानिकों ने इसे समझने के लिए शुरुआती जांच की थी, है ना, जब कुछ पता नहीं था तब टटोल रहे थे, ठीक है। फिर इसके बाद में हम आते हैं शोध के विभिन्न चरणों के ऊपर। तो आपको पता है कि शोध जो है उसके कई सारे चरण होते हैं। जो उसके आरंभिक चरण हैं उसमें सबसे पहला जो चरण होता है वो होता है आपका समस्या की पहचान, है ना। समस्या की पहचान के पहले भी एक चरण होता है जिसमें हम क्षेत्र की पहचान करते हैं ना, क्षेत्र की पहचान। जैसे वही अभी मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल में कि क्वांटम फिजिक्स की यदि आपको व्याख्या करनी है तो आपको जो है क्वांटम क्षेत्र की जैसे समस्या सॉल्व करनी है तो आपको फिजिक्स के क्षेत्र को सबसे पहले उसकी पहचान करनी पड़ेगी कि क्वांटम फिजिक्स से जुड़ा हुआ है, तब जाकर के आप क्वांटम फिजिक्स की समस्या की पहचान आप करोगे। तो डिफाइनिंग द स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम, है ना। देन फिर हम क्या करेंगे कि जैसे क्वांटम फिजिक्स में ब्लैक बॉडी रेडिएशन से संबंधित हमें समस्या की पहचान करनी है, तो हम ये देखेंगे कि अभी तक अलग अलग जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने अपने कौन कौन से शोध पत्र उससे संबंधित प्रकाशित किए हैं, कौन कौन सी बुक्स हैं। तो हम लिटरेचर्स का क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे, है ना, और उसमें देखेंगे कि क्या जो हमारी समस्या है
उससे संबंधित जानकारी उसमें दी गई है, लिटरेचर में मिलती है या नहीं मिलती है। यदि मिलती है तो हमें हमारा काम चल जाएगा, लेकिन हमें शोध नई चीज़ के ऊपर करनी है ना, तो हम एग्जिस्टिंग नॉलेज और जो फाइंडिंग नॉलेज है उसके बीच में जो गैप है उसको ढूंढने का प्रयास करेंगे, किसमें, साहित्य समीक्षा में। फिर इसके बाद में अगला जो चरण आपका आता है वो आता है शोध डिजाइन का, डिजाइनिंग द स्टडी मेथड एंड प्रोसीजर। तो हम इसमें क्या करेंगे कि जो अस्थाई आपकी ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट हम इसमें बनाएंगे। उसके पहले आपका आता है फॉर्मुलेटिंग द फाइनल हाइपोथेसिस। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद में निष्पादन और विश्लेषण वाली जो आपकी प्रोसेस है उसमें आएगा डेटा संग्रह, है ना। आप डेटा कलेक्ट करोगे सर्वे के माध्यम से, और गैदरिंग डेटा यूजिंग वेरियस मेथड्स, कई तरीके की डेटा चयन की विधियां होती हैं, उस पर अपन चर्चा करेंगे। जैसे स्तरित आपकी चयनिंग होता है ना, सैम्पलिंग होती है, तो वो सब अपन देखेंगे। डेटा विश्लेषण, एनालाइजिंग द डेटा टू फाइंड पैटर्न्स, है ना। फिर हम इसको एनालिसिस करेंगे कई सारी सांख्यिकीय विधियों की मदद से, और फिर हमारी जो रिसर्च कंप्लीट होती है तो उसका जो निष्कर्ष है उसके हम फाइनल कंक्लूजन पर भी पहुंचेंगे, और फिर इसका पब्लिशिंग रिजल्ट इन जर्नल्स या कॉन्फ्रेंसेस। तो ये शोध के विभिन्न चरण हैं। अब इसमें देखिए जो पहला चरण है अनुसंधान का अर्थ, इसमें आप देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया रिसर्च का मतलब क्या होता है, किसी भी तथ्य की बार बार खोज करना है, वैज्ञानिक, व्यवस्थित, उद्देश्यपूर्ण, है ना, ज्ञान सृजन या पुराने सिद्धांतों का सत्यापन है। अनुसंधान एक साइक्लिक प्रोसेस है, समस्या से शुरू होती है और दूसरी समस्या पर समाप्त होती है। समस्या की पहचान करना सबसे पहला चरण है, आइडेंटिफिकेशन, ब्रॉड एरिया चुनना होता है, उससे संबंधित और विशिष्ट समस्या तक सीमित करना होता है। ये सब देख लीजिएगा, साहित्य समीक्षा डिस्कस कर चुके हैं, है ना। इसमें हम क्या करते हैं, शोध अंतराल को ढूंढते हैं ताकि दोहराव ना हो, है ना। ऐसा ना हो कि पता चले हम जिस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं वो ऑलरेडी बुक या जर्नल में पहले से खोजी जा चुकी हो, है ना। साहित्य समीक्षा से शोधकर्ता को चरों को परिभाषित करने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। अगला आते हैं परिकल्पना निर्माण पर, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। समस्या का अस्थायी समाधान है, यह दो या अधिक चरों के बीच में संबंध को बताता है ना, तो फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस कहलाएगा ये। फिर शोध डिजाइन या खाका तैयार करना, है ना, ब्लूप्रिंट तैयार करना। तो इसमें तय होता है कि कौन सा डेटा कहाँ से, कैसे और कब इकट्ठा आपका होगा, है ना। ये ध्यान रखिएगा। रूपरेखा बनती है, इसमें संरचना बनाई जाती है, और सैम्पलिंग की योजना भी शामिल होती है। एक अच्छी रिसर्च डिजाइन त्रुटि को कम करती है। अगला होता है डेटा कलेक्शन। तो कई तरीके के डेटा होते हैं, आपको पता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक डेटा, है ना। तो इनके संग्रहण की भी अलग अलग विधियां हैं, जिन विधियों के माध्यम से हम डेटा को संग्रह करते हैं। जनगणना, जब पूरी जनसंख्या का डेटा लिया जाए, है ना, और सैंपल, जब एक जनसंख्या के छोटे से हिस्से का डेटा लिया जाए। तो ये चीज़ें भी देख लीजिएगा। डेटा विश्लेषण, कच्चे डेटा को अर्थपूर्ण जानकारी में बदलना, है ना, ये सब आ जाएगा। और इसके कौन कौन से चरण होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। इसके लिए कई सारे टेस्ट होते हैं डेटा एनालिसिस के लिए, है ना, पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। पैरामीट्रिक टेस्ट का एग्जांपल कौन सा है आपका, टी टेस्ट, एफ टेस्ट। नॉन पैरामीट्रिक का आपका मीडियन टेस्ट और वितरण मुक्त टेस्ट। ये आए हुए हैं आपके क्वेश्चन, मीडियन टेस्ट आया हुआ है ना। परिकल्पना परीक्षण, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, है ना, तो ये देख लीजिएगा। सांख्यिकीय परीक्षणों, टी टेस्ट, एनोवा आदि के आधार पर तय करना कि परिकल्पना स्वीकार होगी या अस्वीकार। ये सब चीज़ें भी अपन को देखना है। निष्कर्ष और रिपोर्ट लेखन, सामान्यीकरण करना, थीसिस लिखना, है ना। अब आपने अपनी रिसर्च कंप्लीट कर ली, अब आप उसका क्या करोगे, जनरलाइजेशन करोगे, और थीसिस का क्रम भी इसमें देखा जाता है ना। ये सब चीज़ें देखेंगे अपन। परिकल्पना परीक्षण ये हो गया, निष्कर्ष और रिपोर्ट भी आपका हो गया। अब इसमें एक एक चरण को हमें डिटेल में देखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं। सबसे पहला है आपका परिकल्पना निर्माण, है ना। तो आपको पता है कि परिकल्पना जो शब्द है एक्चुअली में वो परिधन कल्पना से बना है, परिधन कल्पना से। परि का मतलब क्या होता है कि चारों ओर, और कल्पना का मतलब होता है चिंतन। तो एक कर्लिंगर करके वैज्ञानिक है, उन्होंने क्या कहा कि जो शोध परिकल्पना होती है वो दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंधों का कथन है। परिकल्पना की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि जैसे हमारे पास में समस्या है ना, और हमें उसका समाधान ढूंढना है, तो समस्या और समाधान के बीच की जो कड़ी है ना, वो क्या कहलाएगी, आपकी हाइपोथेसिस या परिकल्पना कहलाएगी। चरों के बीच में कार्य और कारण का जो अनुमान है, कार्य कारण क्या संभव आपका हो सकता है, ये आपकी परिकल्पना है। और एक तरीके की ये निगमनात्मक चिंतन पर आपकी आधारित है। अभी अपन चर्चा करेंगे निगमनात्मक और आगमनात्मक पद्धति क्या होती है। एक ऐसी पद्धति होती है जिसमें कि हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, दूसरी में स्पेसिफिक से जनरल की तरफ चलते हैं, है ना। जैसे अभी मैंने सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, है ना, उसके पहले मैंने आपको क्या किया, PYQ क्वेश्चन डिस्कस किए, है ना। तो हमारी वीडियो बनाने का तरीका क्या है कि हम पहले PYQ डिस्कस करते हैं, फिर उससे पहुँचते हैं थ्योरी की तरफ, है ना। कुछ लोगों का तरीका अलग है, कुछ थ्योरी को पहले पढ़ाते हैं और फिर PYQ पर पहुँचते हैं ना। तो इसी तरीके से दो पद्धतियाँ आपकी बनती हैं, एक है आगमनात्मक और दूसरी है आपकी निगमनात्मक पद्धति। प्रकार पर हम चर्चा कर लेते हैं एक बार, है ना। हाइपोथेसिस के कौन कौन से प्रकार हैं। उसमें पहला है आपका परिकल्पना, जिसमें होता क्या है कि दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंधों का एक संभावित, है ना, कथन, जिसे टेस्ट करना अभी बाकी है। अस्थायी समाधान या बुद्धिमान अनुमान, है ना, कच्चा दावा, अभी पक्का नहीं है, मतलब जांचना पड़ेगा, है ना। तो हमने क्या किया कि दो या दो से अधिक चरों के बीच में एक संभावित संबंध की खोज कर ली, और ये हमारी एक जनरल हाइपोथेसिस हो गई, है ना।
फिर इसके बाद में आपकी शून्य परिकल्पना क्या कहलाती है? सबसे पहले हम यही मानते हैं कि जो दो चर हमने निर्धारित किए हैं उनके बीच में कोई भी अंतर नहीं है, तो इस तरीके की परिकल्पना को कहा जाता है शून्य परिकल्पना या नल हाइपोथेसिस। एक्चुअली में हमारा वास्तविक उद्देश्य ये नहीं होता है कि इनके बीच में कोई भी अंतर ना निकले, है ना, क्योंकि अंतर नहीं निकलेगा तो हमारा रिसर्च करने मतलब एक तरीके से फेल हो जाएगा, हमें करना ही नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या रहता है कि इनमें अंतर आए, है ना, इनमें अंतर हमको मिले। लेकिन शुरुआत में हमें क्या परिकल्पना करनी पड़ती है कि इन चरों के बीच में कोई भी अंतर नहीं है। जैसे हम कहें कि 2011 की जो मध्य प्रदेश की जनगणना है वो और 2001 की जनगणना के बीच में कोई भी अंतर नहीं है, तो हमने एक हाइपोथेसिस बना ली कि ये कैसी है, आपकी शून्य परिकल्पना है, सब कुछ जीरो है, कुछ भी खास नहीं हुआ है ना। ये पूर्वाग्रह से बचने के लिए हम कर रहे हैं। फिर वैकल्पिक परिकल्पना क्या है? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसमें शून्य परिकल्पना की उल्टी होती है। इसमें हम बताते हैं कि नहीं, 2011 की जनगणना में जो जनसंख्या घनत्व था वो 2001 की जनगणना की तुलना में अलग था, डिफरेंट था। ये हमने पहले से ही उसकी दिशा बता दी है एक तरीके से ना। तो शून्य परिकल्पना की उल्टी होती है, मानती है कि चरों के बीच वास्तविक अंतर संबंध है, शोधकर्ता की असली सोच होती है। अंतर है, देयर इज अ डिफरेंस, शोध परिकल्पना, रिसर्च हाइपोथेसिस। अच्छा, जो हम साबित करना चाहते हैं एक्चुअली में वो यही होता है, H1 होता है ना। अब होगा क्या, या तो आपका क्या आएगा, H0 आएगा, है ना। H0 रिजेक्ट होगा तो H1 एक्सेप्ट हो जाएगा। H1 यदि रिजेक्ट होगा तो H0 तो ऑटोमेटिकली है ही, है ना, शून्य परिकल्पना। फिर अगला क्या है, दिशात्मक परिकल्पना, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। ये भविष्यवाणी करती है कि परिणाम किस दिशा में जाएगा, ज़्यादा या कम, सकारात्मक या नकारात्मक, है ना। तो ये चीज़ अपन को ध्यान में रखनी है ना। जैसे हम कहें कि भाई जो सुमन की लंबाई है वो अंकिता की अपेक्षा कम है, ये हमने सीधा सीधा बोल दिया कि सुमन की लंबाई अंकिता की लंबाई से कम है, अपेक्षाकृत कम है। तो हमने एक दिशा दे दी ना, है ना, एक दिशा दे दी, है ना, कि या एक चीज़ जो है दूसरी चीज़ से बेहतर है, तो हमने एक दिशा प्रदान कर दी, या एक चीज़ दूसरी चीज़ से ज़्यादा है ना। तो ये यूनिडायरेक्शनल आपकी हो सकती है, वन टेल्ड आपकी हो सकती है। फिर दूसरा क्या है, अधिशात्मक नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। ये कहती है कि अंतर तो है लेकिन ये बताती नहीं है कि किस दिशा में है ना। अब इसमें हमने सीधा सीधा बोल दिया कि अंकिता की और सुमन की लंबाई में अंतर तो है, लेकिन हम एग्जैक्टली नहीं बता रहे ना कि क्या अंतर है, ज़्यादा है या कम है ना। तो ये अधिशात्मक परिकल्पना या नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहलाएगी, है ना। दिशा इसमें अज्ञात है, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद में H0 H1 से MP सेट का ये फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो हमेशा याद रखना है कि शोधकर्ता केवल शून्य परिकल्पना का परीक्षण या टेस्ट करता है ना। यदि H0 रिजेक्ट हो जाएगी तो H1 ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट मान ली जाएगी। यदि H0 एक्सेप्ट हो जाती है तो इसका मतलब प्रयोग फेल हो गया, कोई अंतर नहीं मिला है, ठीक है। जैसे हम कहें कि जब कोई एक आरोपी होता है तो कोर्ट कचहरी में जब जाता है तो कानून की नज़र में क्या रहता है, वो निर्दोष रहता है। कब तक? जब तक कि सबूत उसके खिलाफ ना जाए, तब तक कानून की नज़र H0 पर रहती है, दैट मीन्स आरोपी निर्दोष। लेकिन H1 वकील की सोच क्या है कि आरोपी क्या है, अपराधी है। अब ये दोनों के बीच में आपका चल रहा है। बाय डिफॉल्ट तो आपका क्या है कि कानून की नज़र में H0 निर्दोष है ही, है ना। यदि सबूत उसके खिलाफ नहीं जाते हैं तो H0 को रिहा कर दिया जाएगा, है ना, ये बाय डिफॉल्ट है। बट यदि सबूत उसके खिलाफ जाते हैं, जो कि वकील की सोच है, आरोपी अपराधी है, उसको सबूत दिखाए जाते हैं जज को, है ना, और सबूत यदि मजबूत हैं तो निर्दोष होने का जो दावा है वो खारिज हो जाता है और उसे अपराधी मान लिया जाता है। तो जो H0 और H1 हाइपोथेसिस है इसको आप समझ लीजिएगा, है ना। फिर इसके बाद में आते हैं हम प्रतिदर्श चयन की विधियों के ऊपर, है ना। अब आपको पता है कि हालांकि इसके पहले एक और चरण है आपका। सबसे पहले अब अपन ने देखा प्रॉब्लम, समस्या समाधान, है ना, समस्या की पहचान। उसके बाद में अपन जो है लिटरेचर रिव्यू, तो वो तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है, हाइपोथेसिस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते थे तो मैंने आपको वो पढ़ाया। अब इसके बाद में आते हैं हम डेटा कलेक्शन की तरफ। तो डेटा कलेक्शन के लिए जो सबसे ज़्यादा मेथड इस्तेमाल में लाई जाती हैं वो दो तरह की मेथड्स होती हैं। एक होती है संभाव्यता प्रतिदर्श चयन, दूसरी होती है असंभाव्यता प्रतिदर्श चयन, है ना, प्रोबेबिलिटी बेस्ड, और दूसरी जो है नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड। तो अब प्रोबेबिलिटी बेस्ड इसमें क्या है उसको समझ लेते हैं अपन। सबसे पहले तो हम प्रतिदर्श को समझ लेते हैं ना, तो जाइए थोड़ा सा इसको अलग से देख लेते हैं अपन। देखिए होता क्या है कि जैसे हमारे पास में एक जनसंख्या है ना। अब ये हमारा क्या है एक्चुअली में, ये समष्टि है ना। जनसंख्या को हम किस रूप में मान रहे हैं, समष्टि के रूप में मान रहे हैं ना। ये हमारा क्या है, एक तरीके का पैरामीटर है। अब जैसे ये जनसंख्या है, जनसंख्या में हमने एक छोटा सा सैंपल आपका उठाया है, ठीक है। तो ये सैंपल आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका प्रतिदर्श या सैंपल कहलाएगा, है ना। ये क्या है, स्टैटिस्टिक है। अब ये जो सैंपल हमने उठाया है, सैंपल उठाते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये सैंपल क्या इस पूरे के पूरी समष्टि का सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो प्रतिनिधित्व सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए, है ना। जैसे हम अंगूर खरीदने के लिए गए तो अंगूर जैसे समष्टि है तो हम मतलब अधिकांश जैसे 90% अंगूर एकदम सही क्वालिटी के हैं तो हम उसमें से सैंपल उठाएंगे जो सबका प्रतिनिधित्व करें, है ना। खराब वाला अंगूर नहीं उठाएंगे, है ना।
तो रैंडमली हालांकि उठा सकते हैं आप, लेकिन आपका ये ध्यान रखना चाहिए कि जो आपने चूज़ किया है वो पूरी की पूरी समष्टि का क्या करे, प्रतिनिधित्व करे। फिर उसका क्या होना चाहिए, सैंपल का एक उचित आकार होना चाहिए, है ना, सही साइज होना चाहिए ना। चुनने की क्या रहे, उसमें स्वतंत्रता रहे, बाध्यता ना रहे, है ना, चुनने की स्वतंत्रता रहे। उस सारे के सारे जो अन्य आपके सैंपल हैं वो भी क्या रहें, सजातीय रहें, है ना, सजातीय रहें। उसमें सरलता रहे, अनुकूलनशीलता रहे, लचीलापन रहे। तो ये कई सारे गुण आपके सैंपल के होते हैं। अब समष्टि से सैंपल उठाने की जो प्रक्रिया है, समष्टि से सैंपल उठाने की जो प्रक्रिया है उसी को हम चयन प्रक्रिया कहते हैं, और इस चयन प्रक्रिया को ही स्टैटिस्टिक्स की भाषा में कहा जाता है प्रतिचयन। प्रतिचयन, है ना। और प्रतिचयन की क्या होती हैं, कई सारी विधियां होती हैं। तो कुल मिलाकर के प्रतिचयन का जो हमारा मूल उद्देश्य होता है वो एक तो उचित रिप्रेजेंटेशन को अपन को फाइंड आउट करना, दूसरा शोध प्रक्रिया को सरल बनाना, तीसरा क्या है कि जब हम सैंपल उठाते हैं तो सारी समष्टि के लिए हमें ज़्यादा रिसोर्सेज खर्च नहीं करने पड़ते हैं ना, हमारे समय की भी बचत होती है, धन की भी बचत होती है, और परिश्रम की भी बचत होती है। और बात यह है कि सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए भी हमें प्रतिचयन जो है हम करते हैं। तो अब प्रतिचयन की भी कई सारी विधियां होती हैं ना, जैसे हमने ये देखा यहाँ पर कि टारगेटेड पॉपुलेशन है ना, जिस पर हमें रिसर्च करना है, तो हमने इसका सैंपल उठाया, है ना, ये सैंपल आपका उठाया, ये सैंपल क्या कर रहा है, इस कंप्लीट पॉपुलेशन को का रिप्रेजेंटेशन आपका कर रहा है। तो अब इसमें प्रतिचयन की कई सारी विधियां हैं, उनको देख लेते हैं अपन। जैसे सबसे पहली एक विधि है, समष्टि हो गया, प्रतिदर्श हो गया, मैंने आपको बता दिया, है ना। इसके बाद में आप देखिए दो विधियां हैं जो कॉमनली इस्तेमाल में लाई जाती हैं, एक है संभाव्यता आधारित प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, और दूसरी होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। अब जो आपकी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है उसमें क्या करते हैं, इसमें लॉटरी सिस्टम चलता है ना, इसमें रैंडम तरीका या लॉटरी सिस्टम चलता है, हर व्यक्ति के चुने जाने का समान अवसर होता है, इसमें भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं रहती। और जो नॉन प्रोबेबिलिटी वाला है उसमें जो रिसर्चर है वो अपनी मर्जी से जो है जो सैंपल है उसको उठा सकता है ना, तो उसमें भेदभाव की गुंजाइश आपकी रहती है। जो पहली जो आपकी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है उसमें भी कई सारे उसके टाइप हैं। जैसे पहला है आपका साधारण सैंपलिंग, है ना, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे हमें कक्षा में किसी मॉनिटर को चुनना है ना, तो उसमें हमने क्या किया, एक छोटे से पात्र में हमने जो है अलग अलग पर्चियां बना करके नाम वाली, और वो हमने उसमें डाल दी, और फिर एक निष्पक्ष बच्चे को कहा कि आप आइए और इसमें से एक पर्ची उठाइए। अब वो क्या करेगा, उसमें से पर्ची उठाएगा। अब जितने भी हमने नाम उसमें डाले हैं पर्चियों में लिख करके, सभी को समान अवसर मिल रहा है ना, लॉटरी सिस्टम है, आंख बंद करके चुना जा रहा है ना, तो ये कहलाएगी आपकी रैंडम सैंपलिंग, और सबसे सिंपल रैंडम सैंपलिंग। लेकिन बड़े स्तर के डेटा के लिए तो ये काम नहीं करेगा, है ना, ये केवल आपका जो है यदि डेटा आपका कम है तो ऐसी स्थिति में ये काम कर सकती है। फिर अगली क्या होती है, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, है ना, इसको समझ लीजिए। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग क्या है, देखिए जब जनसंख्या अलग अलग होती है ना, विषम होती है, तो उसे समान समूहों में बांटकर रैंडमली चुना जाता है। जैसे हम कहें कि जनसंख्या में जो है अलग अलग जाति के लोग हैं, अब उसमें जो है हमें हर एक जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व चाहिए, तब जाकर के वो सैंपल हमारा सही तरीके से आदर्श सैंपल कहलाएगा। तो हम क्या करेंगे कि उनको क्लासीफाई कर देंगे, अलग अलग स्तरों में हम डिवाइड कर देंगे, है ना, उप समूहों में बांट देंगे, और इसकी माध्यम से हम सटीकता तक पहुंचते हैं। इसलिए ये सबसे ज़्यादा सटीक मेथड होती है, क्योंकि हम इसमें ग्रुप को सब ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, और फिर उसमें से हम रिप्रेजेंटेशन उठाते हैं। जैसे केक की लेयर्स में से हर लेयर से थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेना है। इसको ऊपर समझ लीजिए, ऊपर देखिए चित्र के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को हमने क्या कर दिया, पहले तो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, है ना, क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया, और फिर हम इसमें से क्या क्या कर रहे हैं कि हर क्लस्टर में से एक एक जो है सैंपल हम यहाँ से उठा रहे हैं। तो हमने स्तर बना दिए, और स्तर में से फिर हम एक एक सैंपल को उठा करके और उससे आपका सैंपल निर्मित कर रहे हैं। तो ये कहलाती है आपकी स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, है ना, स्तरित प्रतिचयन। अगला होता है क्लस्टर सैंपलिंग। जब जनसंख्या बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हो तो पूरे समूह को ही आपको रैंडमली चुनना पड़ता है ना। प्राकृतिक समूह, भौगोलिक क्षेत्र, पूरा गुच्छा है, और अंगूर का गुच्छा एक अंगूर नहीं बल्कि पूरा का पूरा क्या किया, गुच्छा आपने तोड़ लिया। तो जब बहुत बड़े व्यापक स्तर पर आपका डेटा होता है तो ऐसी स्थिति में हमें क्लस्टर सैंपलिंग का सहारा लेना पड़ता है। तो जब आंकड़े कम होते हैं तो स्तरित प्रतिचयन इस्तेमाल किया जाता है, जब आंकड़े बड़े हों तो क्लस्टर सैंपलिंग का। व्यवस्थित प्रतिचयन क्या होता है, एक नियम बना करके चुनना, है ना, कि जैसे हम रोल नंबर वालों को जैसे हम अटेंडेंस लगा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले 5 नंबर पे जो बच्चा आता है उसको उसके अटेंडेंस के लिए बोल रहे हैं, फिर 10 नंबर, फिर 15 नंबर, फिर 20 नंबर। तो हमने एक नियम बना लिया यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से कि हम जो है 5-5 का अंतर लेंगे। तो एक नियम बना करके जैसे हर 10वां व्यक्ति आप चूज कर रहे हो ना, तो nth नंबर, इसमें अंतराल इंटरवल फिक्स रहता है ना, निश्चित क्रम। अटेंडेंस रजिस्टर में आप रोल नंबर 5, 15, 25, है ना, 35, इस तरीके से एक सिस्टम के तहत काम करते हो। गैर संभाव्यता प्रतिचयन की विधियां, इनको समझ लेते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें लॉटरी नहीं चलती, इसमें शोधकर्ता अपनी मर्जी या सुविधा से लोगों को चुनता है, इसमें पक्षपात होने का डर रहता है।
जैसे पहला क्या है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग है ना, राह चलते हमें जो मिल गया हमने उसको सैंपल के रूप में कंसीडर कर लिया है ना, जो सबसे आसानी से मिल जाए हम उसे चुन लेते हैं, इसे लेजी सैम्पलिंग कहते हैं। क्या इसमें परिणाम सही तरीके से आएंगे? नहीं आएंगे, है ना। तो लेकिन ये भी विधि का एक प्रकार है, इसमें ईजी तरीके से आपको सैंपल मिल जाता है, उपलब्धता बहुत अधिक होती है। कॉलेज कैंटीन, सड़क चलते लोग, आलसी शोधकर्ता जो पास खड़ा है उसी से पूछ लिया, है ना। तो ये इसका एग्जाम्पल होगा। फिर दूसरा क्या है, उद्देश्यपूर्ण या निर्णायक, जजमेंटल, शोधकर्ता अपने विवेक के अनुसार खास लोगों को चुनता है ना। विशिष्ट उद्देश्य होता है उसका, विशेषज्ञ निर्णय होते हैं आपके जज करना, मुझे सिर्फ पीएचडी वालों का ही इंटरव्यू लेना है ना, तो उस जनता में से केवल क्या करेगा, पीएचडी वालों को ही चुनेगा, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है, क्लियर है। फिर क्या है, कोटा प्रतिचयन, कोटा सैंपलिंग, जनसंख्या को ग्रुप्स में बांटना और अपनी मर्जी से कोटा भरना बिना लॉटरी। ये स्ट्रेटिफाइड का एक जुड़वा भाई है, लेकिन रैंडम नहीं है ना। स्ट्रेटिफाइड में हम क्या करते हैं, रैंडमली उठाते हैं। जैसे हमने जो डेटा है उसको सब ग्रुप्स में डिवाइड करके 3-3 का सब ग्रुप बना लिया, तो अब उसमें से भी हम रैंडम उठा रहे हैं ना, 3 में से हम किसी को भी उठा सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, हमने कोटा फिक्स करके रखा है कि जैसे हमें 100% लोग लेने हैं, जिसमें से 60% हमें महिलाएं लेनी, 40% जो है हमें पुरुष उसमें लेने हैं। तो अब जो भी जितने भी महिलाएं या पुरुषों की संख्या है उसमें से हम सीधा सीधा 60% क्या उठा लेंगे, महिलाएं ले लेंगे, है ना। वो हमारी मर्जी है, हम किसी को भी ले सकते हैं। 40% क्या ले लेंगे, पुरुष ले लेंगे, है ना। कोटा तय करना बिना रैंडमाइजेशन के। मुझे 10 महिलाएं चाहिए और जो पहले मिली उन्हें मैंने ले लिया, तो ये कहलाएगा आपका स्नोबॉल प्रतिचयन। यहाँ से क्वेश्चन आपका एमपीपीएससी में बन सकता है। जब लोग आसानी से ना मिले तो एक दूसरे का पता पूछा जाता है ना। जैसे वेश्यावृत्ति के बारे में आपको डेटा आप सर्वे कर रहे हो ना, तो आप क्या करोगे, एक व्यक्ति से पूछेगा, फिर दूसरा बताएगा कि उससे आप पूछिए। तो इस तरीके से एक चेन चलती है, चेन सिस्टम चलता है ना, एक नेटवर्क चलता है। तो छिपी हुई जनसंख्या के बारे में यदि आपको पता लगाना है तो ये स्नोबॉल प्रतिचयन की जो मेथड है वो काम में लाई जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी यही होता है कि एक मेंबर ने 2 को जोड़ा, फिर 2 ने 4 को, है ना। तो इस तरीके से जो है आपका चलेगा स्नोबॉल प्रतिचयन। अब जो कंफ्यूजन आपका होता है वो स्ट्रेटिफाइड में और गुच्छ या क्लस्टर सैम्पलिंग में होता है। तो हम क्या चुनते हैं इस तरह में, हर ग्रुप में से कुछ लोग, और इसमें गुच्छ में क्या होता है, रैंडमली पूरा का पूरा ग्रुप चुन लिया जाता है। समूह के अंदर लोग कैसे होते हैं, सारे के सारे सजातीय होते हैं, इसमें क्या होते हैं, विजातीय होते हैं। फिर उपयोग क्या है, सटीकता बढ़ाने के लिए, इसमें पैसा और समय बचाने के लिए।